हम लोग इस वीडियो में जो कैंसर्स है उससे जुड़े हुए पेसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस पर जो 10 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कैंसर है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहता क्या है कि कैंसर अंडरस्टैंडिंग ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। कैंसर जो है यह एक जटिल बीमारी है, यह एक सिंपल बीमारी नहीं है, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशन के साथ जो है कैंसर का जो है इवोल्यूशन होता है किसी व्यक्ति की बॉडी में, और यह जो है दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कैंसर अंडरस्टैंडिंग ए कॉम्प्लेक्स डिजीज, कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है और उसकी समझ के लिए हम लोग आगे देखेंगे। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। कैंसर क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, डिजीजेज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए मैं एक डायग्राम बताता हूँ, तब फिर हम इस पर आएंगे। ये जो देख रहे हैं यह सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिस पर हम लोग देखते हैं जनरली। ये जो देखते हैं ये नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल का जब डिवीजन होगा तो ये जो है 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल का टूटना ही सेल डिवीजन कहलाता है। और ये जो फिर जो है ये हेल्दी टिश्यूज बना, जिसमें कि ये 4 से जो है 8, 16 जितने भी जो है डिवीजन हुआ हो, और इससे ये क्या बना? हेल्दी टिश्यूज बना। तो ये जो हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है सेल का जो ग्रोथ हुआ उसके लिए ये चीजें होगी। नॉर्मल सेल डेवलपमेंट जो होता है इस तरह से होता है, और ये जो है आपके हेल्दी टिश्यूज का निर्माण करेंगे। लेकिन जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जब होगा तो ये हेल्दी टिश्यू की जगह पर ये मेलिग्नेंट, जिसको गंदा टिश्यू कहते हैं या खराब कहिए या अप्रिय कहिए, तो मेलिग्नेंट टिश्यूज का निर्माण करेगा। कौन? जब एबनॉर्मल डिवीजन होगा। तो ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल सेल है, लेकिन ये नॉर्मल सेल जब म्यूटेट होकर के जब गंदा हो जाता है, मेलिग्नेंट हो जाता है, तब ये जो है कैंसर सेल बन जाएगा। और जब ये नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में हो जाएगा तो जो इस तरह के डेवलपमेंट सेल का देखे थे डिवीजन, वैसा न करके एबनॉर्मल करेगा। जैसे कैंसर सेल ये बन गया, ये सेल कन्वर्ट हो गया कैंसर सेल्स में ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस। अब ये जेनेटिक चेंजेस हैपेंड बाय द मेनी फैक्टर्स, that factors may be using of tobacco's and radiations etc etc। तो ये जो है आपके लिए कैंसर जो जेनेटिक चेंज हुआ, इस जेनेटिक चेंज के कारण नॉर्मल सेल्स बन गया कैंसर सेल में, और ये कैंसर सेल्स जब इस तरह से ग्रो करेगा, जब डेवलप करेगा, जब डिवीजन करेगा, तो ये जो है 1 से 2 बना, 2 से ये काउंटिंग नहीं है कितना हुआ, डबलिंग ऑफ द कैंसर सेल्स में, मतलब इसकी जो ग्रोथ हुई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो ये 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये ग्रोथ किया, चूंकि एबनॉर्मल है, कैंसरस हो चुका है। अब कैंसरस सेल डिवीजन जो इसका डिवीजन है वो इस कदर से बना, और ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल ए हेल्दी टिश्यूज था, और ये क्या हो गया आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, ये अनहेल्दी टिश्यूज हो गया। इसीलिए टिश्यू का टेस्ट किया जाता है किसमें? कैंसर के जांच के लिए जो है टिश्यू को काट करके देखता है कि भाई इस तरह के टिश्यू में एबनॉर्मलिटी आई है कि नहीं आई है। उसकी जांच करने के उपरांत ही जो है पता चलता है कि कैंसर है या व्यक्ति को कैंसर नहीं है। जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू फिर जो है ऑर्गन को फॉर्मेशन करता है, फिर कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम बन करके ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको इंडिविजुअल कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, एक जीव बनता है। तो ये जो हो गया आपका सेल। तो सेल का ग्रुपिंग जो है टिश्यूज बनाता है, और टिश्यूज का ग्रुपिंग जो है ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन का ग्रुपिंग जो है ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुपिंग जो है वह ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको व्यक्ति कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं।
तो कैंसर क्या है? कैंसर जो है यह ग्रुप ऑफ डिजीज है। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल। जो कैंसर है यह ग्रुप ऑफ डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड, जो कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब बताया गया है या उसका चित्रण किया गया है बाय द अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कि यह जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित होता है और अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु भट्ठी है, परमाणु भट्ठी में जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल को, उसमें जो डिवीजन होता है जिसको हम लोग फिशन कहते हैं, FISSION फिशन। तो फिशन में क्या होता है? कंट्रोल्ड फिशन होता है। किसमें? परमाणु भट्ठी में। लेकिन जब एटम बम जब हम लोग यूज करते हैं डिवास्टेशंस के लिए, तो वहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। किसका? न्यूक्लियर का, न्यूक्लियस का। तो उसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन। तो ये जो है अनकंट्रोल्ड जब डिवीजन होता है किसमें? हमारे सेल्स में, तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ के कारण जो है ऑफ द एबनॉर्मल सेल, जो एबनॉर्मल सेल, जो वैसे मैं बताया था अभी, जो कैंसर सेल्स होते हैं एबनॉर्मल हो जाते हैं, उसके जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होंगे और जो ग्रोथ होगा, वही ग्रोथ जो है कैंसर को बनाएगा। और ये कैंसर जो है जानलेवा बीमारी है, और इसके अगर इलाज ठीक टाइम पर नहीं किया जाए तो फिर बचाना बहुत ही मुश्किल है, नौ के बराबर। It can affect virtually any tissues or organ in the body and may lead to the formation of lump or mass called a tumor. अब कहता है it can affect, ये जो affect करता है virtually, काल्पनिक तौर पर, any tissues, किसी भी टिश्यूज को, और ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन है उसमें किसी के भी वर्चुअली जो इफेक्ट करता है। कारण आपको समझने के सिंपली समझिए, युद्ध अगर मान लीजिए कि आपके देश में कश्मीर के एरिया में हो रहा है, तो यह नहीं है कि केवल कश्मीर के व्यक्ति ही प्रभावित होंगे, बल्कि पूरे देश के व्यक्ति जो है वह प्रभावित होते हैं। वह वर्चुअली हो या रियली हो, लेकिन प्रभावित पूरे देश के लोग होते हैं। उसी प्रकार कैंसर सेल जब किसी बॉडी के अंदर में होता है, तो उस बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर, उस पार्ट में तो सिस्टम परसिस्ट करता ही है, लेकिन पूरी जो ऑर्गन सिस्टम्स है, पूरी जो बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है वो जो है उससे इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कश्मीर में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो अटेंशन जो है पूरे देश का जो है कश्मीर पर जाएगा। तो जो और डेवलपमेंट का काम होगा और जो नॉर्मल टास्क है, जो नॉर्मल काम है, वो नहीं हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें पूरे देश को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार बॉडी के किसी पार्ट में अगर कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, तो यह केवल उसी जगह के एरिया को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को ये प्रभावित कर सकता है। कहता है इट कैन इफेक्ट, यह इफेक्ट प्रभावित करता है, कर सकता है वर्चुअली एनी टिश्यू, किसी भी टिश्यूज को और ऑर्गन को इन द बॉडी, बॉडी में, एंड मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लम्प। और ये जो है जो बनाएगा, लीड करके जो फॉर्मेशंस करेगा, वो लंप को करेगा। लंप जो होता है एक तरह से ट्यूमर होता है। लंप और मॉस और लंप को कॉल्ड ए ट्यूमर, जिसे ट्यूमर कहते हैं। जो मॉस बनाएगा या लंप बनाएगा, उस लंप और मॉस को क्या कहते हैं? ये लंप और मॉस को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। जैसे ट्यूमर, एक ट्यूमर जो होता है आपका कैंसरस होगा, जिसको हम लोग मेलिग्नेंट कहते हैं, जिसको गंदा ट्यूमर कह सकते हैं। और एक जो होता है वो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो आपके लिए हानिकारक नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है, वो डेंजरस नहीं है, ठीक है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो डेंजरस होगा। तो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ लंप और मॉस कॉल्ड ट्यूमर, इसको ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर केवल जो है ऐसा नहीं, जैसे आपने बार बार सुना होगा ब्रेन ट्यूमर जो है ब्रेन के अंदर में होता है, इसलिए इसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर किसी भी जगह हो सकता है। while some tumors, उसमें कहता है कुछ ट्यूमर्स जो है, while some tumors, कुछ ट्यूमर्स जो है are benign and non cancerous, उसमें जो कुछ जो ट्यूमर्स होंगे वो क्या होंगे? बेनाइन होंगे, मतलब हार्मलेस होंगे, अर्थात वो आपके लिए पोलाइट होंगे, नम्र होंगे, वो वायलेंट नहीं होंगे, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड नॉन कैंसरस, और वो जो ट्यूमर होंगे वो नॉन कैंसरस होंगे, जो बेनाइन ट्यूमर्स होंगे। लेकिन
आर मेलिग्नेंट, और अन्य जो होते हैं वो मेलिग्नेंट होते हैं एंड कैन इन्वेड, और ये जो है हमला कर सकते हैं। इन्वेड मतलब होता है हमला करना, इसी से बना इन्वेजन वर्ड। तो इन्वेड सराउंडिंग, जो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स है उसके चारों तरफ की जो चीज है, टिश्यू जो सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेड करेगा, मतलब उसको हमला करेगा, उसको जख्मी कर देगा, उस टिश्यू को बर्बाद कर देगा, ठीक है। स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स, और ये जो है अन्य पार्ट में भी फैल सकता है ऑफ द बॉडी, बॉडी के थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स और द लिम्फेटिक सिस्टम, ये ब्लड स्ट्रीम्स के माध्यम से या लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल सकता है। ब्लड स्ट्रीम्स क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम्स का तात्पर्य है ब्लड स्ट्रीम्स का तात्पर्य है कि जो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में जो ब्लड्स है उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड स्ट्रीम्स कहते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर में जो है अलग अलग जगहों पर ये पहुंच करके अपना प्रभाव डाल सकता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम्स और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स। ब्लड स्ट्रीम्स के माध्यम से ब्लड की धार होती है, जो फ्लो होता है ब्लड का, वो उस तरह के जो लिक्विड्स है ब्लड का, उसको हम लोग ब्लड स्ट्रीम्स कहते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम्स और जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से क्या हो सकता है? फैल सकता है पूरे बॉडी में। अब नेक्स्ट जो है ये है द डेवलपमेंट ऑफ the cancer is a multi-step process involving genetic mutations that accumulate over time. The development of the cancer का जो डेवलपमेंट है, जो यह एक स्टेप का नहीं, मल्टी स्टेप का, मल्टी मतलब कई स्टेप में, मतलब कदम या चरण कर सकते हैं। तो जो द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर का जो डेवलपमेंट है इज ए मल्टी स्टेप, यह मल्टी स्टेप है, प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें संलिप्त होते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, जीन से बना है जेनेटिक शब्द, और यहाँ पर जो है आपका ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया जेनेटिक। म्यूटेशंस मतलब होता है जो जीन में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम में जो है नए नए जीव भी इवोल्यूट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो म्यूटेशंस होता है उससे केवल कैंसर ही होते हैं, ऐसी बात नहीं, ये सकारात्मक भी होते हैं। और इसी म्यूटेशंस के कारण जो है जीवों में इवोल्यूशंस होता है, नए नए चीज़ें उसमें आती है, या उसके अंदर में जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट जो होता है उसमें म्यूटेशंस भी हेल्प करते हैं। तो म्यूटेशन इज नॉट ओनली फॉर नेगेटिव सेंस, इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। तो ये कहता है कि द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर का जो डेवलपमेंट है इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, ये कई चरण का ये प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग, जिसमें जो इन्वॉल्व होगा, जो संलिप्त होगा, जेनेटिक म्यूटेशन संलिप्त होगा, दैट जो एक्युमुलेट मतलब होता है संचित होना, जमा होना, दैट एक्युमुलेट होगा, संचित होगा, ओवर टाइम मतलब समय लगता है, और इस समय के उपरांत जो है कई महीने वर्षों के बाद जो है वो एक्युमुलेट होकर के क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशंस होगा, और वो म्यूटेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? जो कैंसर सेल के डेवलपमेंट के लिए। दीज म्यूटेशंस कहता है, ये म्यूटेशन जो हो सकता है, दीज म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड, ये इसका जो कारण हो सकता है इस म्यूटेशन का, बाय वेरियस फैक्टर्स, इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग फैक्टर्स में जो सम्मिलित किया, इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना, मिलाना और उसको जोड़ना, इसके सेंस में इंक्लूडिंग इसमें हो सकता है एक्सपोजर टू द कार्सिनोजेनिक्स, जो कार्सिनोजेनिक जो होता है, कार्सिनोजेनिक जो कैंसर शब्द है उसी से जो है एक इस तरह से बनाया गया कि कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कि जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कैंसर के मेलिग्नेंट सेल्स बनाने के लिए जो तत्व या जो भी चीजें, जो भी फैक्टर्स होगा, वो उसके लिए कार्सिनोजेंस यूज करते हैं। तो कहता है इंक्लूडिंग द एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, ऐसा जो कार्सिनोजेन एक्सपोजर करे, ठीक है, जेनेटिक डिस्पोजिशन, और जिसके लिए जीन में पहले से ये तय हो गया है कि इस व्यक्ति को ऐसा होगा कैंसरस, जो पूर्व से अनुमानित हो, जो पूर्व से निर्धारित हो, ठीक है, उसके लिए डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन शब्द क्या, पूर्व से ही वैसा निर्धारित है कि इस तरह से सस्पेक्टेबल है कि भाई इसको इस तरह के होने वाला है। एंड लाइफ स्टाइल, और उसके जो जीवन की पद्धति, वो चॉइसेस, लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो जनरली जो होते हैं कि वैसे लोगों को जिसके फैमिलीज में कैंसर रहा है
वैसे व्यक्ति जो होते हैं सेंसिटिव रहते हैं कैंसरस डेवलपमेंट के लिए। इसी के लिए जो वर्ड यूज किया गया प्री डिस्पोजिशन यूज किया। वैसे व्यक्ति जिसके फैमिली में दादा परदादा फलना चिलना जो कैंसर से रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये यूज किया गया कि वो सस्पेक्टेबल है, तो उसके जीन में इस तरह की चीज़ें आ सकता है, एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो इसीलिए उसके लिए प्री डिस्पोजिशन वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। लेकिन अगर व्यक्ति स्क्रीनिंग करते रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्री स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर कैंसर टिश्यूज डिटेक्ट हो जाता है या जो सस्पेक्टेबल है उसके लिए पहले से अगर मैनेजमेंट कर लिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। क्योंकि कहता है कि ए स्टेज इन टाइम सेव नाइन्स, मतलब अगर समय पर कोई चीज़ पता चल जाए, उस स्टेप कदम उठा लेते हैं, तो वो फिर वो डेंजरस नहीं होने देता, बल्कि टाइम पर आपका ट्रीटमेंट या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो हो सकता है। तो दिस म्यूटेशंस कैन बी काउज्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। ये म्यूटेशन जो है का जो कारण हो सकता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें एक्सपोजर टू द कार्सोजन, जो कार्सोजन से जो एक्सपोज करेगा बॉडी के पार्ट को या बॉडी को, उससे जेनेटिक डिस्पोजिशन और जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द लाइफ स्टाइल्स, और लाइफ स्टाइल जो चॉइस लोग करते हैं उसके हिसाब से आप जीते कैसे हैं, दारू पी के, गांजा पी के, भांग खा करके किस तरह से रहते हैं, ये भी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाए हुमच करके खा लिया और बढ़िया से जाकर बेड पर सो गए। ये जो लाइफ स्टाइल है ये हाईली जो है सेंसिटिव है हमारे हेल्थ के लिए, और ये कई जो है डिजीज को दावत देना हो गया, निमंत्रण देना हो जाता है। अब जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स है, जो मेन जो कॉमन रिस्क फैक्टर जो माना गया इसके लिए वो ये है कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड द टोबैको यूज। ये टोबैको का यूज है वो जो कॉमन जो है ये रिस्क फैक्टर्स है कि आप जब तंबाकू, जिसमें कि नार्कोटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसको जब यूज करते हैं तो नार्कोटिन्स जो है सब्सटेंसेस जो है कैंसर के लिए, निकोटीन जो है कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और निकोटिन्स जो है ये म्यूटेशन करने में ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, और ये निकोटिन्स पाए जाते हैं टोबैको वाले सब्सटेंस में। तो कहता है कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टोबैको यूज। दूसरा है एक्सेसिव सन एक्सपोजर। जब आपका बॉडी सन के एक्सपोजर में ज़्यादा रहता है तो ऐसी परिस्थिति में भी ये सेंसिटिव है डिजीज के लिए। अब यहाँ पर जो है एक्सपोजर में ध्यान देने की जो बातें हैं एक्स्ट्रा, मैं अदर देन पैसेज से बता रहा हूँ कि जो विटामिन डी है वो सन के एक्सपोज से मिलता है, और विटामिन डी की जो मात्रा है वो जो मानक है जो बायोलॉजिकली, उस मानक से बहुत ज़्यादा जब होने लगता है तो विटामिन D3 की जो मानक से ज़्यादा अगर मात्रा आ जाए तो वो भी कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है, वो भी म्यूटेट कर सकता है बॉडी में किसी टिश्यूज को, और वो टिश्यूज कैंसर बन सकता है। तो इस और उसकी कमी भी जो है ठीक नहीं है, उससे भी जो है खतरा है। मतलब विटामिन डी की कमी और विटामिन डी की एक्सेस मात्रा भी जो है ठीक नहीं है, इसलिए विटामिन डी को मेंटेन करके रखना चाहिए, बीच बीच में इसकी जांच भी करानी चाहिए विटामिन D3 का। तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टोबैको का जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स है यूज करते हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ज़्यादा जो सन एक्सपोजर्स है उसके यूज करने से, पुअर डाइट, अगर भोजन आप हेल्दी नहीं लेते हैं तो वो भी है, लेक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज, और आप खाली खाए जम करके और कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं किए, जो क्रियाकलाप नहीं किए, जिस चले फुरफुरे नहीं, दौड़े धूपे नहीं, एक्सरसाइज नहीं किए, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप में आपकी कमी है, लेक में तो कमी, तो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की कमी के कारण भी ये चीज़ें हो सकती है। एंड एक्सपोजर टू द सर्टेन केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स है उसके एक्सपोजर से भी जो है म्यूटेशन होता है और जो है डिजीज हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ पर कैंसर हब है, तो वहाँ की जो मिट्टीज है, वहाँ के जो सॉइल है, वहाँ के जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो गया है बाय एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स के यूज से, तब वहाँ उस केमिकल के लिए जो है सेंसिटिव हो गया है पंजाब, जिससे कि कैंसर वहाँ पर। नेक्स्ट जो है कैंसर प्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस। जो कैंसर है वो प्रेजेंट्स करता है एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चैलेंज, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चैलेंज है, चुनौतियां हैं
इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का तात्पर्य होता है किसी चीज़ का जो जब हम लोग ये करने के लिए जाते हैं, पता करने के लिए जाते हैं कि आखिर भाई इसको किस प्रकार का प्रॉब्लम है या कौन सी डिजीज है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, इसको हम लोग जाँच भी करते हैं। एंड ट्रीटमेंट, और जांच करने के बाद डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट होती है उस पर इलाज जो करना चाहे वो सर्जरी के माध्यम से हो या मेडिसिन के माध्यम से या केमोथेरेपी के माध्यम से हो या जो भी हम लोग स्टेप उठाते हैं उसके लिए ये ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम हो ही नहीं, जैसे आप टोबैको नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर होने की चांसेस कम हो जाएगा। आप पेस्टिसाइड्स विडिसाइड्स का अगर समुचित उपयोग करेंगे तो इससे कमेगा। तो ये प्रिवेंशन के मेजर्स में आ सकता है। प्रिवेंशन मतलब तो रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, प्रिवेंट जो है, प्रिवेंट में होता है रोकना, और उसी का जो है वर्ब का एक नाउन रूप है प्रिवेंशन। कहता है अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्ट मतलब तो पता लगाना, अर्ली डिटेक्शन अगर पहले ही पता लग जाए, क्योंकि डिटेक्ट मतलब तो पता लगाना, उसी का नाउन रूप है डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन प्रारंभिक अगर पता चल जाए थ्रू द स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के माध्यम से। स्क्रीनिंग क्या होता है ये समझाता हूँ। जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि जब कोविड का दौर था तो सरकार ने प्लान बनाई थी कि भाई हर एक घर में जो है आप स्क्रीनिंग कीजिए कि किसके किसके फीवर है, एक तरह का। दूसरा ये भी बनाया था कि जो व्यक्ति अदर स्टेट से या दूसरे एरिया से आ रहे थे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि रेलवे स्टेशन पर जो है ना स्क्रीनिंग के लिए जो है रखा था, टीम्स बैठा कर रखा था, जो कि यूज करता था अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, भाई इसको फीवर है कि नहीं है, तो स्क्रीनिंग करके, मतलब एक लार्ज स्केल की पॉपुलेशंस को जब हम लोग जांच करते हैं, और जांच इस आधार पर करते हैं कि उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं है, कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि भाई इसको इस पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो इसके लिए सेंसिटिव है, जो इसकी तरह की चीज़ें हो सकती है, तो वैसे चीज़ के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग उस अवस्था में डॉक्टर्स करते हैं जिस अवस्था में डिजीज जो है का कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहा है, फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, वो स्क्रीनिंग में आ जाएगा। और जब डिजीज का सिम्टम्स है, जैसे बुखार है, खांसी है, तब डॉक्टर लिखा है भाई चलिए इसके लिए जांच कीजिए कोई डिजीज का, तो वो जब उसका जब जांच करने के लिए भेजता है उसको हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस करते हैं, मतलब उसको जांच करने पता नहीं जाएगा, टेस्ट करते हैं, जांच करवाते हैं। तो स्क्रीनिंग जो था लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन होता है जिसको किसी तरह की कोई डिजीजेज नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं है, और तब जाकर के जांच करने हम लोग जब जाते हैं तो स्क्रीनिंग में आएगा वो। और डायग्नोसिस जो होगा, डायग्नोसिस का जो टेस्ट होगा उसमें होगा जब डॉक्टर साहब दिखाने के लिए जाते हैं और कहते हैं सर हमको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो डॉक्टर को लगता है भाई सर्दी खांसी जुकाम जो है इनके पास कहीं टीबी के कारण तो नहीं है, कितने दिन से ये सब पूछ करके जब करता है या कितना इसका इन्फेक्शन लेवल है, तो ब्लड टेस्ट फलना टेस्ट जो लिखते हैं वो डायग्नोसिस में हो गया। लेकिन जब पूरे गाँव के लोगों को जांच करने जा रहा है कि भाई किसको किसको बुखार है, किसको किसको सर्दी है, किसको किसको खांसी है, तो स्क्रीनिंग में कहला। वैसे ही जब पॉपुलेशन का जो स्क्रीनिंग किया जाएगा कि भाई कितने लोग यहाँ से कैंसर के प्रति सेंसिटिव है या हो सकता है इसमें कैंसर हो, तो उसमें अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, प्रारंभिक दौर पर उसको हम लोग जान सकेंगे कि भाई कि इसको ये फलना प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं। अब दिया है कि अर्ली डिटेक्शन थ्रू द स्क्रीनिंग्स एंड अवेयरनेस, जो स्क्रीनिंग्स है या अवेयरनेस इसके थ्रू से हम लोग उसको जांच करेंगे। अवेयरनेस मतलब होता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल सिम्टम्स, जो पोटेंशियल मतलब तो क्षमता होता है, जो सिम्टम्स की जो क्षमता है जिसके कारण हो सकता है उसके प्रति अवेयर कर देना। इज क्रूशियल, यह जो होगा क्रूशियल होगा फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम्स, जो इलाज का जो प्रभावशाली जो रिजल्ट हो, रिजल्ट मतलब परिणाम, आउटकम्स मतलब परिणाम होता है, तो ये जो क्रूशियल हो क्या कहता है इसमें कि अर्ली डिटेक्शन थ्रू द स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के थ्रू से जो अर्ली डिटेक्शन करेंगे एंड अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल सिम्टम्स, और जो पोटेंशियल सिम्टम्स है उससे लोगों को जो हम लोग क्या करेंगे अवेयर करेंगे, यह क्रूशियल होगा फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम्स, मतलब यह प्रभावशाली होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा किसके लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के अच्छे परिणाम के लिए यह बेहतर होगा। कहता वेरियस ट्रीटमेंट्स मोडेलिटीज सच एज सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी आर द एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन द टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर। कहता है कि जो वेरियस ट्रीटमेंट है मतलब इलाज का कई जो मेथड्स है, जो तरीका है,
उसके जो मॉडल है, मॉडल में होता है नमूना होता है, उसके मॉडलिटीज, जिस मॉडल से ट्रीटमेंट किया जाता है, सच है उस मॉडल में जिस सर्जरी भी है कैंसर के ट्रीटमेंट का, मान लीजिए किसी पार्ट में किसी को कैंसर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उस पार्ट को ही काट करके निकाल देगा, तो वो भी एक सर्जरी टेक्निक हो गया। केमोथेरेपी, केमिकल्स उसके बॉडी में जो है फ्लो करके ब्लड के माध्यम से, ब्लड स्टेम्स के माध्यम से जो किया जाएगा वो हो गया आपका केमोथेरेपी हो गया। इसमें केमिकल यूज करके किया जाएगा। रेडिएशन, रेडियोथेरेपी जो मशीन्स होता है, जैसे कि कैंसर जो है रेडिएशन के कारण कैंसर होता है, लेकिन एक जो कैंसर सेल्स है उसको डैमेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए रेडियोथेरेपी किया जाता है। एंड इम्यूनोथेरेपी और इम्यून थेरेपी भी किया जाता है। आर द इम्यून जो होता है आपकी बॉडी के अंदर में जो लड़ने की जो क्षमता होती है, जो टीम है लड़ने वाली, उस टीम को हम लोग इम्यून कहते हैं, और उसी से ये इम्यून थेरेपी यूज किया गया कि इम्यून के माध्यम से भी उसको ट्रीट किया जाता है। आर द इम्प्लॉइड, मतलब इसको इम्प्लॉइड किया जाता है, आर इम्प्लॉइड बेस्ड ऑन द टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर। और इसमें से जो ट्रीटमेंट के जो मॉडलिटीज अपनाई जाती है कि कैंसर का कौन सा टाइप है और कैंसर का कौन सा स्टेज है, उसी स्टेज के माध्यम से जो है अवस्था के माध्यम से, स्टेज मतलब अवस्था के माध्यम से जो है इस जो कैंसर के ट्रीटमेंट के जो मॉडल है उस मॉडल का प्रयोग करके इलाज किया जाता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, preventive measures including lifestyles changes like the adopting a healthy diet, avoiding tobacco and excessive alcohol consumptions and practicing sun safety। इसमें जो दिया है प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसा मेजर्स में होता है कदम, जिसको स्टेप कहते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो रोकथाम के जो कदम है, जो स्टेप्स है, इंक्लूड वो जो है अपने में अंतर्निहित करता है, मतलब इंक्लूड करता है, रखता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में जो आएगा, इंक्लूड आएगा, उसमें लाइफ स्टाइल आएगा, लाइफ स्टाइल चेंजेस, कि आप लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना है, टाइम पर सोएं, टाइम पर जगें, फूड जो है वैसे डाइट लें जो आपके लिए ठीक है, एक्सेसिव डाइट न लें, नॉर्मल डाइट लें। लाइक एडॉप्टिंग ए हेल्दी डाइट, उसमें कहता है कि आप एडॉप्ट में अनुकरण करना, ए हेल्दी डाइट को आप अनुकरण करें। अवॉइड मतलब तो आप छोड़ देना, उसको नेग्लेक्ट करना, उसको तरजीह नहीं देना, उससे दूर रहना। अवॉइडिंग टोबैको, जो टोबैको है उसको अवॉइड कर दे, अपने सिगरेट न पिए, आप खैनी न खाएं, गुटखा न खाएं, क्योंकि जो माउथ कैंसर अधिकांश लोगों में जो होते हैं उसके जो प्राइमरी जो कॉजेज है वो आप गुटखा, खैनी ये सब जो खाते हैं वही है। तो अवॉइडिंग टोबैको एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, और एक्सेसिव अल्कोहल न लें, इसलिए एक्सेसिव वर्ड यूज किया गया क्योंकि जो अल्कोहल है वो पूरी दुनिया के लिए उसके जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग है। कि जैसे मान लीजिए जो गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं उसके लिए अल्कोहल का यूज जो है जरूरत नहीं है, उसकी नीड्स नहीं है उनको, इसलिए कि जो गर्म प्रदेश के जो लोग होते हैं उनके जो ब्लड स्ट्रीम्स है वो बेहतर ढंग से वर्क करता है उनका। लेकिन जो कोल्ड एरिया में जब जाएंगे तो उसके जो ब्लड स्ट्रीम्स है वहाँ पर जो है हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो ठंडे मुल्क है उसमें कहता है कि कुछ जो है आप वाइन लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटीज है वो रिड्यूस करेगा। लेकिन जो गर्म एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठंडा नहीं है, वहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन की नीड्स नहीं है। लेकिन अगर ठंडे एरिया में भी एक्सेस यूज करेंगे तो फिर दूसरा चीज़ कैंसर होने की संभावना है, लीवर किडनी खराब होने की संभावना है। इसीलिए इसमें शब्द जो यूज किया गया एक्सेसिव शब्द यूज किया गया कि जब एक्सेसिव यूज करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो एक्सेसिव जो है जो वाइन के जो यूज है वो कैंसर को लीड करेगा, वही दिया एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन जो है। एंड प्रैक्टिसिंग सन सेफ्टी, और जो सन सेफ्टी की जो प्रैक्टिस है, ज़्यादा सन में अगर एक्सपोज करते हैं तो वो भी मैंने बताया कि एक्सेस अमाउंट जो विटामिन डी की हो जाती है वो भी जो है आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये कहता है प्रैक्टिसिंग सन सेफ्टी को भी प्रैक्टिस करें। एडिशनली, और
इससे बचने के लिए जो एडिशनली जो कैंसर ना हो, क्योंकि कई डिजीज होने के बाद फिर कैंसर डेवलप होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि एडिशनल वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस, कुछ वायरसेस है उसके जो है आप वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हैं तो फिर दिक्कतें नहीं। और जनरली लोग अब कराने लगे हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का एक्सेस जो अधिकांशतः जो पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस बी से ऑलरेडी जो है वैक्सीनेटेड हो गया है। तो कहता है कि एडिशनली वैक्सीनेशंस अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस, जो कुछ खास वायरसेस है, लाइक जैसे हो गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसको HPV कहते हैं, और दूसरा है एंड हेपेटाइटिस बी। और ये दोनों वायरस का जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी एंड HPV बोथ वायरसेस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड viruses. It is transmitted from one body to the another body through the sexual contact या sexual intercourse के माध्यम से फैलता है। जो HPV जो है यह जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, यह महिलाओं में जो होती है जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। और ये जो है जो डॉट बनाती है, वॉर्ट बनाती है, वो वॉर्ट जो है घाव की तरह रहता है, छोटा छोटा करके। इमेज में इसमें नहीं बनाया, लेकिन स्पेशल जब कैंसर के लिए मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में बनाऊंगा कोई वीडियो तो मैं उसमें दिखा दूंगा। कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द स्पेसिफिक कैंसर, जो स्पेसिफिक कैंसर है उसके जो रिस्क है उससे ये कम कर सकता है। जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो लिवर कैंसर होने की चांसेस बनता है, अगर किसी को HPV हो तो सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस बनेगा। ये जो था आपका जो है, अगर एडिशनली अगर वैक्सीनेशन किया जाएगा अगेंस्ट द सच वायरसेस कैन रिड्यूस द इन्फेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक कैंसर। पता understanding the biology of the cancer cells and the factors contributing to the development is essential ongoing research and development of the टारगेटेड थेरेपी। अब कहता है अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ द कैंसर, कैंसर के बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कैंसर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ द कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स के बायोलॉजी को समझने के लिए एंड द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर डेवलपमेंट, और कैंसर सेल्स के जो डेवलपमेंट होंगे उसको उसके जो फैक्टर्स होंगे, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसको समझने की एसेंशियली आवश्यक है फॉर ऑनगोइंग रिसर्च। इस पर जो है लगातार जो है साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहे, जारी रखें। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टारगेटेड थेरेपीज, और जो थेरेपीज है उसको जो इलाज करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उस पर जो है उसका विकास होते हुए। कैंसर रिसर्च एम्स टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑप्शन, कैंसर का जो रिसर्च है उसका जो उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है वो है टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो ट्रीटमेंट्स की जो विकल्प है वो बेहतर बने, अच्छा बने, इम्प्रूव्ड हो, मतलब सुधार क्या हुआ बने, ठीक है। एनहांस अर्ली डिटेक्शन, और एनहांस मतलब वृद्धि करना, मतलब वो वृद्धि करे, एनहांस करे, ज़्यादा प्रगति करे, डेवलपमेंट करे। अर्ली डिटेक्शन मेथड, जो आसानी से पहले ही प्रारंभिक दौर में जो है कैंसर का डिटेक्शन हो सके। एंड अल्टीमेटली फाइंड ए क्योर, और तब जाकर के अल्टीमेटली फाइनली, जिसको कहते हैं अल्टीमेटली फाइंड ए क्योर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, और तब जो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में जो जटिल डिजीज है एंड चैलेंजिंग ग्रुप ऑफ डिजीज, और इस तरह से जो ग्रुप ऑफ डिजीज की जो चैलेंजिंग है उस चैलेंजिंग पर हम लोग क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे, उस पर विजयी हो पाएंगे। क्वेश्चंस है, अब हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज कैंसर कैरेक्टराइज, कैंसर को जो कैरेक्टराइज किया गया किसके द्वारा किया गया। ए में दिया कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, मतलब नियंत्रित जो सेल ग्रोथ है, दूसरा नॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट, तीसरा है आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और चौथा है ऑर्गन रीजनरेशन। तो जो व्हाट इज कैंसर, क्या बेटा है, नहीं बेटा बी में है नॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट है, ठीक है। जो कैंसर होता है बेटा उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। नॉर्मल अगर होगा बेटा तो समझो हेल्दी है, लेकिन जब वो क्या हो, एबनॉर्मल हो, तब समझो कि क्या है, तब दिक्कत है, तब कुछ समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग गोइंग
हाँ। तो व्हाट इज कैंसर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या होगा अब बताओ, जो बताए कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, जब कंट्रोल में सेल ग्रोथ होगा अच्छी बात है, नॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छी बात है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और है ऑर्गन रीजनरेशन। अब बताओ क्या होगा। हाँ वेरी गुड, सी होगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन क्या हो, अनकंट्रोल्ड हो, अनियंत्रित हो, तब जो है उसको कैंसरस के रूप में हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच टर्म डिस्क्राइब्स ए लम्प और मॉस फॉर्म्ड बाय कैंसर सेल्स। कहता है कि विच टर्म, कौन सा टर्म जो है डिस्क्राइब्स करता है ये लंप और मॉस फॉर्म्ड बाय कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स के लिए डिस्क्राइब करता है, टर्म यूज किया गया है। तो लंप और मॉस जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू क्लस्टर्स, नोड्यूल, ट्यूमर, लेसन। यहाँ पर जो है ट्यूमर इसको हम लोग कहते हैं, ट्यूमर जो होते हैं वो मॉस होते हैं या लंप के रूप में डेवलपमेंट होता है। और ये ट्यूमर जो है दोनों तरह से हो सकता है, एक बेनाइन हो सकता है या एक मेलिग्नेंट हो सकता है। जो बेनाइन अगर होगा तो वो नॉर्मल हो गया तो वो कैंसरस नहीं होगा, सी होगा बेटा। हाँ, जो ये जो लंप और मॉस होता है उसको ट्यूमर कहते हैं। कहता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बेनाइन एंड मेलिग्नाइन ट्यूमर्स। बेनाइन और मेलाइन ट्यूमर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मेलिग्नाइन ट्यूमर्स आर कैंसरस व्हाइल बेनाइन ट्यूमर्स आर नॉट। जो मेलिग्नाइन ट्यूमर्स होंगे वो कैंसरस होंगे, जबकि जो बेनाइन ट्यूमर्स होंगे नहीं होंगे। तो ये तो ऑप्शन ए ही सही होता है, दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो गंदे होते हैं और वो कैंसरस होते हैं, और बेनिग्नेंट ट्यूमर्स जो होंगे वो नॉट डेंजरस होते हैं, तो आर नॉट होगा, यही होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑफ कैंसर। कैंसर के डेवलपमेंट की कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। तो इससे क्या होगा, कैंसर नहीं होगा, इसलिए कि आपके जो बॉडी के अंदर में जो गंदे मटेरियल्स है वो बाहर निकलते रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कैंसर। कैंसर के डेवलपमेंट के लिए कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है। यहाँ पर जो उसके लिए हो जाएगा आपका टोबैको जो यूज होता है वो कॉमन रिस्क फैक्टर है कैंसर के डेवलपमेंट के लिए। इसमें सिगरेट, गांजा, भांग, उसके बाद एक्सेस जो वाइन है, इस तरह की चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो व्हाट इज द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जनरली जो होते हैं वो टोबैको होते हैं जिसमें निकोटिन्स पाया जाता है, और ये निकोटिन्स जो है जिम्मेदार है किसके लिए, कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन कैंसर स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अदर पार्ट में कैंसर कैसे फैलता है, इसके लिए हम लोगों ने आप लोग को बताया था उसमें ब्लड स्ट्रीम्स और through the nervous systems, via the circulatory systems and lymphatic systems, by the airborne transmission through the direct contact। इसमें होगा via circulatory system, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ब्लड के माध्यम के, ब्लड स्ट्रीम्स के माध्यम से जाता है जो सर्कुलेटरी स्ट्रीम्स में, और लिम्फेटिक सिस्टम है इसके माध्यम से जो है बी होगा, बी होगा via the circulatory systems और the lymphatic system के माध्यम से कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है व्हाट रोल डू जेनेटिक म्यूटेशन प्ले इन कैंसर डेवलपमेंट। कैंसर डेवलपमेंट में है जेनेटिक रोल का क्या प्ले होगा। तो जेनेटिक व्हाट डू जेनेटिक म्यूटेशंस प्ले ए कैंसर डेवलपमेंट। कैंसर डेवलपमेंट में जेनेटिक रोल का क्या, म्यूटेशंस का क्या भूमिका होता है। तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ही कोई सेल्स जो नॉर्मल सेल्स है वो क्या बनते हैं, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। दे प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, दे कॉज नॉर्मल सेल ग्रोथ, दे कंट्रीब्यूट टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस है वो क्या करते हैं, वो काउज करते हैं, दे कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जो है वो हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूट करें, वो बनाएं, वो योगदान दें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में, और यही जो है कैंसर बनेगा। इसीलिए कहता है कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैंसर सेल के लिए। तो ये कहते हैं दे कंट्रीब्यूट टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के लिए यही कंट्रीब्यूट करता है कौन, जेनेटिक म्यूटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर से बचाव के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर है, रोकथाम के लिए क्या आपके लिए स्टेप्स है। तो उसमें भी टोबैको यूज नहीं, इसको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसी के कारण होता है। एक्सेसिव अल्कोहल का जो ज़्यादा शराब पियेंगे तो उससे होगा ही। बैलेंस डाइट अगर करते हैं तो राहत होगा, इससे आपकी बचत होगी, क्योंकि बैलेंस डाइट आपको हेल्प करेंगे कि इस तरह के जो कैंसर सेल्स जो हो डेवलपमेंट न हो, उसमें मदद करेगा। और जो सन एक्सपोजर होगा उसके कारण भी कैंसर होता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर का प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो देख लीजिए। तो वही था क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर के लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर क्या है। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम का स्टेप्स जो है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज बेटा। नहीं है पापा, ठीक क्या से डेटा बंद कर दिया, नहीं कट फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या होता है कैंसर का, कैंसर डिजीज है बेटा, कर्क रोग, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, इससे लोगों की जान चली जाती है अगर टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो। नहीं DEDTEC क्यों ले, टेक DTEC TI1 क्यों ले, हाँ डिटेक्ट मतलब पता करना, समझे, इसी से बना डिटेक्टर वर्ड। तो व्हाट इज क्रूशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट आउटकम्स। आउटकम्स तो परिणाम। तो व्हाट इज द क्रूशियल फैक्टर, कौन सा क्रूशियल फैक्टर होगा इफेक्टिव कैंसर, जो प्रभावशाली कैंसर का जो तरीका होगा, इलाज का जो तरीका होगा, उसके लिए कौन सा क्रूशियल मतलब बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण जो है, वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होगा कैंसर के इलाज में। वो ये है कि अगर व्हाट इज द क्रूशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट आउटकम। इफेक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका तब होगा जब इसको हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे, समय से पहले इसको पता कर लेंगे। ये लेट डिटेक्शन तो नहीं होगा, जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं होगा, अर्ली डिटेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। और बेनाइन ट्यूमर से कोई मतलब ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हिच ट्रीटमेंट मॉडलिटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ ड्रग्स टू किल और स्लो द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल। कहता कौन सा मेथड्स जो है, जो मॉडल है, जिस मॉडल से कैंसर का जो है इलाज जो है उसमें ड्रग्स के माध्यम से करते हैं, और ड्रग्स को यूज करके कैंसर जो सेल है उसको किल करते हैं। वो जो है सर्जरी में तो काट करके करते हैं, इसमें कटिंग मेथड यूज होता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन के माध्यम से करते हैं, इम्यूनोथेरेपी में इम्यून का यूज करते हैं, और केमोथेरेपी में केमिकल या ड्रग्स यूज करते हैं, और उससे जो कैंसर सेल्स होगा उसको किल करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। व्हाट इज फोकस ऑफ द कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च का मेन फोकस क्या है कि इग्नोरिंग द जेनेटिक फैक्टर्स, डेवलपिंग द अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, फाइंडिंग ए क्यूर एंड इंप्रूविंग द ट्रीटमेंट ऑप्शन। जो फाइंडिंग करना है, क्योर करने का, और इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑप्शन करना ज़्यादा, और अवॉइडिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स को अवॉइड नहीं करना बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स को भी रखना है। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, फाइंडिंग ए क्योर एंड इंप्रूविंग द ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शंस
वो क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा उसको इम्प्रूव करेंगे और क्योर के जो तरीका होंगे उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है 10 में 10 क्वेश्चन हो गया। हाँ, इम्प्रूविंग मतलब सुधार, रिफॉर्म करना।